हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो इसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या करेंगे कि गैसेस का एक मॉडल तैयार करेंगे उनके मॉलिक्यूलर बिहेवियर को स्टडी करके। इस प्रोसेस में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारी चीजें भी, और साथ में कंटेनर के वॉल पे कितनी प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस, उसका फॉर्मूला। तो बहुत इंटेंसिव सेशन है, इत्मीनान से, आराम से, पॉइंट वाइज सारा देखें आप। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सर्टेन एजम्पशंस हैं जो मान के चलते हैं अपन आइडियल गैसेस के लिए। तो पहले एक एक करके वो सारे पॉइंट्स बता दूं आपको, टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से उसे लिख रखा है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? ऑल गैसेस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। ऑब्वियस है कि किसी भी कंटेनर में गैस पार्टिकल हो या कहीं भी हो, तो जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर्ड मैनर में नहीं चलते। जैसे ये सॉलिड, तो अगर इसको इधर फेंकूंगा तो इसी तरफ जाएगा, इधर ही जा रहा है, तो एक ऑर्डर्ड मोशन है इसका। गैसेस पार्टिकल का मोशन ऑर्डर्ड नहीं होगा, रैंडम होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे ये। पॉइंट नंबर 2, गैसेस पार्टिकल की जो साइज है वो उनके सेपरेशन की तुलना में बहुत कम है। हम अमूमन गैसेस की वॉल्यूम की बात करते हैं तो किसकी वॉल्यूम ले लेते हैं? कंटेनर की। Volume occupied by a gas is equal to volume of the container in which gas is placed. जिस कंटेनर में गैस को रखेंगे अपन, उसी कंटेनर को ले लेते हैं, उसकी वॉल्यूम पे ले लेते हैं गैस की वॉल्यूम। रीजन ये है कि गैसेस पार्टिकल की जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए गैस जिस किसी भी कंटेनर में होती है वो उसी कंटेनर की वॉल्यूम इख्तियार कर लेती है। तो सेकंड पॉइंट है कि साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। थर्ड पॉइंट, ये जो आपको बताया मैंने आपको कि अगर मॉलिक्यूल की साइज बहुत कम है दो मॉलिक्यूल के सेपरेशन की तुलना में, तो गैसेस पार्टिकल्स की जो इंडिविजुअल वॉल्यूम होगी वो नेग्लिजिबल है। फोर्थ पॉइंट है इंटर एटॉमिक फोर्सेस। देखो दो गैसेस रफली मैं बात करूं अगर आपसे, तो गैस पार्टिकल की जो साइज है वो सेपरेशन की तुलना में 100 टाइम्स कम होती है। तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन इतना ज्यादा है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लगती। इसलिए गैसेस की स्टडी को अगर आप बिहेवियर को अगर आप स्टडी करना चाह रहे होगे तो ऐसे केसेस में गैसेस के बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर, उन्हें आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ऑल गैसेस पार्टिकल्स फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि गैसेस पार्टिकल्स, अगर मान लो इस कमरे के अंदर गैसेस भरी हैं ही, तो जो इनके वॉल्स पे, इस बोर्ड पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैसेस पार्टिकल्स, अगर आप उसे इवैल्यूएट करना है तो आइडियल गैसेस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती हैं। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मदद लेंगे अपन और इसके जरिए निकालेंगे कि गैस किसी भी कंटेनर के वॉल पे कितनी प्रेशर एक्सर्ट करेगी। फिफ्थ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जैसे कि ये स्टडी करा हमने कि एक कंटेनर में गैस रख दिया और छोड़ दिया उसे काफी देर तक, तो हमने देखा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया टकरा के जो गैसेस पार्टिकल्स हैं इनके आपस में भी कोलिशंस होते होंगे। यहाँ पे जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं जो विजिबल नजर नहीं आ रहे, इतने छोटे हैं वो, तो टकराते होंगे जब आपस में, तो कोलिशन कैसी होनी चाहिए? अगर कोलिशन इनइलास्टिक होती, सोचो आप, अगर गैसेस पार्टिकल्स के बीच में कोलिशन या गैसेस पार्टिकल का कंटेनर के साथ कोलिशन, अगर ये कोलिशन इनइलास्टिक होती तो हर कोलिशन के बाद एनर्जी लॉस होती। मतलब अगर कंटेनर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद टकराते सारे पार्टिकल्स की एनर्जी चली जाती और सारे पार्टिकल सेटल कर जाते नीचे। पता चलता सारा ऑक्सीजन लौट रहा है नीचे जमीन पर। ऐसा तो होता नहीं है ना? इसलिए मानते हैं अपन कि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में जितने भी कोलिशंस होंगे वो सारे के सारे होंगे परफेक्ट इलास्टिक, चाहे गैसेस पार्टिकल्स के बीच में हो या गैसेस पार्टिकल्स का कंटेनर के साथ हो। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। देखो अगर गैस का टेम्परेचर और कंटेनर के वॉल का टेम्परेचर, मान लो इस रूम में जो गैस है उसका टेम्परेचर और इस वॉल का टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा, अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो फिर जो वॉल के साथ कोलिशन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी। जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी,
जिसमें टेम्परेचर कम होगा उसके पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी। इसलिए अगर मान लो गैस के और इसके बीच में अगर टकराएंगे अगर, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर है बॉल का तो इसका टेम्परेचर कम होगा, इसके पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी। तो इस बात को जहन दिलो दिमाग में बना के रखें आप कि गैसेस पार्टिकल, ये पूछते हैं बहुत बार, गैसियस पार्टिकल्स के सारे कोलिजन्स चाहे आपस में चाहे वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो सारी कंसिडर करते हैं अपन इलास्टिक, इनफैक्ट परफेक्टली इलास्टिक, तब जब गैस और वॉल्स ऑफ द कंटेनर इनका टेम्परेचर सेम हो। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर आर डिफरेंट, गैस का टेम्परेचर और वॉल का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, तो फिर जो कोलिजन होगी वो परफेक्ट इलास्टिक नहीं होगी। जाहिर सी बात है ऐसे केसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो बोला बहुत जगहों पे लिखते नहीं है वो किताबों में, ऑल कोलिजन्स ऑफ गैसेस पार्टिकल्स अमंग देमसेल्व्स, आपस में जो कोलिजन्स होंगे और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक ऑन द कंडीशन दैट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज सेम, दोनों सेम रहेंगे। तो और लास्ट पॉइंट आपको साधारण सा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डिस्कशन करते हैं इस पे भी। द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। कहने का मतलब पार्टिकल्स रैंडमली यहां वहां सब जगह मोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि इस डायरेक्शन को मैं एक्स बोलूं, इधर बोलूं एक्स, इधर बोलूं वाई, आपकी तरफ वाई, इधर एक्स और ये ऊपर जेड मान लो, तो अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मान लो वॉल्यूम लूं मैं, और मुझे इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 400 मॉलिक्यूल्स एक्स के लॉन्ग जाते नजर आएंगे। ध्यान से सुनना जरा क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपने नोटिस करा कि ये कंटेनर के अंदर की कहानी है। मान लो ये कंटेनर के अंदर ये एक्सेस, आपने देखा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम है और इधर जा रहे हैं 400 मॉलिक्यूल्स, 400 मॉलिक्यूल जा रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वॉल्यूम लोगे, जैसे मान लो यहां पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया हमने, तो देखा कि 4 फॉर एग्जांपल मान लिया कि 400 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, वही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यहां पे लूंगा तो यहां पे भी इधर ही जाते मिलेंगे। मतलब कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है पोजीशन, डायरेक्शन और टाइम के। मतलब अगर इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में 400 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं आपको अभी, तो थोड़ी देर बाद भी आके देखोगे तो इधर आपको 400 जाते ही नजर आएंगे। और जरूरी नहीं कि यही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम यहां ना लेके मैं यहां पे ले लूं और चेक करूं कि यहां पे क्या हालात है। तो अगर यहां पे 400 मॉलिक्यूल जा रहे होंगे एक्स की तरफ, तो यहां पे भी 400 मॉलिक्यूल एक्स की तरफ जा रहे होंगे। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रेशर के डेरिवेशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और सिर्फ एक्स की नहीं, वो बोला इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम है। मतलब कि अगर 400 जा रहे हैं यहां पे एक्स की तरफ, तो 400 जा रहे होंगे वाई की तरफ भी, 400 जा रहे होंगे जेड की तरफ भी। क्लियर है पॉइंट ये? इसलिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर, आइडियल गैसेस के अंदर, वो क्या कहना चाहिए मुझे, सिमेट्रिकल है एक तरीके से। कि अगर 400 मॉलिक्यूल एक्स की तरफ अगर जाते दिखाई देंगे आपको, तो 400 वाई की तरफ भी जा रहे होंगे, 400 जेड की तरफ भी जा रहे होंगे। और वही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में 400 एक्स की तरफ, 400 वाई की तरफ, 400 जेड की तरफ, तो वही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम मैं यहां पे ना लेकर यहां पे लूं अगर, तो उसमें भी यही कहानी नजर आएगी, 400 एक्स की तरफ, 400 वाई की तरफ, 400 जेड की तरफ। इसलिए लिखा है हमने कि द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल विद डिफरेंट वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। किसी भी टाइम पे, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको हमेशा एक बार मिल गया कि 400 मॉलिक्यूल एक्स की तरफ है, तो कहीं भी चले जाओ उतने ही वॉल्यूम में हमेशा 400 ही एक्स की तरफ, 400 ही वाई की तरफ और 400 ही जेड की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो ये फैक्ट, ये 7th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेशर डेरिवेशन के लिए। मतलब जैसी वेलोसिटी x के लॉन्ग, वैसी डिस्ट्रीब्यूशन y के लॉन्ग, वैसी z के लॉन्ग। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है।
जैसी पार्टिकल्स एक्स की तरफ जाती नजर आएंगी, वैसी ही पार्टिकल्स वाई की तरफ, वैसी ही पार्टिकल्स जेड की तरफ। क्लियर है पॉइंट? ये कुछ बेसिक चीजें आइडियल गैसेस के लिए कुछ सर्टेन एजम्पशंस हैं। इन एजम्पशंस की बदौलत हम डिस्कस करेंगे कि गैस का प्रेशर, जैसे बोला मैंने स्टार्टिंग में आपको, कि कंटेनर के वॉल्स पे गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, गैस की डिफरेंट वेलोसिटीज कौन सी होती है, और बहुत सारी चीजें और। तो जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें और एजम्पशन के जितने पॉइंट्स है वो जरूर से लिख लें। फिर इसके बाद इसके मैथमेटिकल सेगमेंट की तरफ चलते हैं, एनालिसिस करके ये सारी चीजें डिराइव करेंगे। अब आइए इसके मैथमेटिकल सेगमेंट की तरफ काम करते हैं। जैसे मान लो कि क्यूबिकल कंटेनर है आपके पास जिसकी एज है L, ठीक है। तो सारे पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितने पार्टिकल जा रहे हैं हमेशा उस डायरेक्शन में उतने ही पार्टिकल जाते मिलेंगे, है ना। 7 पॉइंट जो बताया था आपको वही तो था। अब ध्यान दो, जैसे एक पार्टिकल आई, टकरा के यहां गई और फिर वापस दोबारा टकराई, है ना। तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगेगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल ड्यू टू कोलिजन। अगर एक पार्टिकल वॉल से टकराएगी तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा वो डिस्कस करते हैं अपन। देखो बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत से लोगों को आता है। रिलैक्स से आराम देखिए, रटने वाली चीज नहीं है। जैसे पार्टिकल आई, टकराई, एक बार टकराई और फिर वापस दोबारा आके टकराएगी वो, तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम कितना लगेगा? तो जो जरूरी थोड़ी है ऐसा कि जो पार्टिकल आके टकराएगी वही वाली जाके, हो सकता है कि वो टकरा के जब इधर जाए तो किसी और से टकरा के इधर निकल जाए वो पार्टिकल, हो सकता है ऐसा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि मान लो कि 400 पार्टिकल इधर जा रही हैं, तो किसी से अगर टकराई तो उसमें से एक पार्टिकल अगर निकल गई 399 हुआ ना। तो ऐसा नहीं है कि 399 ही रह जाएंगी। अगर एक पार्टिकल 400 में से निकली है तो कहीं और कोलिजन हुआ होगा जिसकी वजह से उस जो पार्टिकल निकला है उसकी जगह दूसरी पार्टिकल आ जाएगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि इस डायरेक्शन में 400 जा रही है तो हमेशा 400 ही जाती रहेंगी। हाँ, वही वाली 400 पार्टिकल रहे हमेशा, ये जरूरी नहीं है। ये 400 पार्टिकल इधर जा रही, हो सकता है कि इससे टकराए और एक पार्टिकल निकल जाए, तो कोई सोचेगा कि 400 से 399 हो गया, ऐसा नहीं है। अगर टकरा के एक निकला इसमें से तो कहीं और से टकरा के दूसरा पार्टिकल इधर आया होगा, इसलिए इस डायरेक्शन में हमेशा आपको उतनी ही पार्टिकल जाती हुई नजर आएंगी। क्लियर है पॉइंट? ये कोई एक पार्टिकल ले लो, जैसे एक पार्टिकल ले लें, ये कंटेनर का वॉल है, मान लो वॉल, ठीक है। तो पार्टिकल आई, मान लो पार्टिकल का मास m है और ये Vx1 स्पीड से वॉल से टकराई और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, अभी आपको पढ़ाया मैंने सारे कोलिजन कैसे कंसीडर करने हैं आपको, परफेक्टली इलास्टिक। इसलिए अगर Vx1 स्पीड से टकराई है तो टकरा के लौटेगी भी वो उसी स्पीड से Vx1। तो एक पार्टिकल की चेंज इन मोमेंटम की बात करें अगर, ये डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक पार्टिकल की बात करें तो फाइनल इस तरफ है, इधर मैंने पॉजिटिव एक्स दिखाया तो जाहिर है इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स, तो माइनस mvx। फाइनल मोमेंटम माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स के अलाउंग है। माइनस इनिशियल मोमेंटम mvx, x1 लिख दूं, कितना आ गया, माइनस 2mvx1। जितने भी कोलिजन्स हैं उन सारे कोलिजन्स के अंदर मोमेंटम कंजर्व होता है। मतलब गैसेस पार्टिकल जब वॉल से कोलाइड करेंगी तो नेट मोमेंटम वॉल का प्लस गैसेस पार्टिकल का वो कंजर्व रहेगा। तो अगर मान लो कि पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम -2mvx हुआ है, तो वॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, +2mvx1, ताकि नेट चेंज कितना रहे, 0। कोलिजन में नेट चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 0। कोलिजन में तो मोमेंटम कंजर्व होती है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ड्यू टू collision with single particle, due to collision with
वन पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस 2mvx1 प्लस कैसे लेगा समझ में आया ना। देख लो, वॉल का चेंज इन मोमेंटम प्लस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम, दोनों को जोड़ दोगे तो -2mvs प्लस 2mvs क्या हो जाएगा, 0, जो कोलिशन की प्रॉपर्टी है कि एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिशन मोमेंटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। अब पार्टिकल जब भी टकराएगा तो इतनी मोमेंटम चेंज होगी वॉल की। दो कंसेक्यूटिव कोलिशन के बीच का टाइम कितना होगा भाई, तो यहां से यहां पार्टिकल गई, फिर यहां से यहां लौटी, कितना डिस्टेंस है ये, l है ना। l डिस्टेंस गई और l आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2l, और पार्टिकल की स्पीड कितनी ली है मैंने, x के लॉन्ग vx1, है ना, vx1 पार्टिकल की स्पीड ली है। तो टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिशंस, तो डेल्टा टी आ जाएगा, पार्टिकल आई, टकराई, फिर यहां गई, फिर टकराई, तो जब भी टकराएगी तो इतना चेंज इन मोमेंटम होगा, और कंसेक्यूटिव 2 बार टकराएगी तो टाइम लगी जाएगा 12 अपॉन vx1, पार्टिकल स्पीड vx1। तो अभी आपको समझाया मैंने कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्टिकल टकराई वही वाली आएगी घूम के, हो सकता है दूसरी पार्टिकल आए, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि 400 अगर पार्टिकल इस वॉल को हिट कर रहे हैं तो हमेशा इधर 400 ही आपको नजर आएंगे। एक आध पार्टिकल अगर बीच में निकल गई तो कहीं और से दूसरी पार्टिकल आ जाएगी, है ना। तो 7 पॉइंट जो है असम्पशन का है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो ये चेंज इन मोमेंटम होगा हर कोलिशन के बाद, और दो कंसेक्यूटिव कोलिशन के बीच में टाइम कितना लगा, तो फोर्स कितना लगेगा वॉल पे ड्यू टू वन कोलिशन, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू वन कोलिशन। एक कोलिशन के वजह से कंटेनर के वॉल्स पे कितना फोर्स लगेगा, तो निकाल सकते हैं अपन, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं जाता हूं, डेल्टा P इज इक्वल टू कितना क्या, 2mvx1, टाइम कितना लगा 12 अपॉन vx1, P2 तो कैंसल, फोर्स लग गई यहां से, एक कोलिशन की वजह से वॉल एक्सपीरियंस करेगा mvx1 स्क्वायर अपॉन l, vx1 ये भी vx1 ही है ना भाई, vx1 ऊपर लिया तो mvx1 स्क्वायर अपॉन l, इतनी फोर्स लगेगी वॉल पे एक कोलिशन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा m vx1 स्क्वायर अपॉन l, m vx2 स्क्वायर अपॉन l, m vx3 स्क्वायर अपॉन l। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो लिख सकते हैं अपन, एक पार्टिकल टकरा रहा है vx1 स्पीड से, दूसरा पार्टिकल हो सकता है vx2 स्पीड से टकरा रहा हो, तीसरा पार्टिकल vx3 स्पीड से टकरा हो, इस तरीके से हो सकता है। तो ये फोर्स को लिख सकते हैं अपन m बाई l vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर सो ऑन, और ये लिख दिया हमने f इज इक्वल टू m बाई l समेशन vx स्क्वायर, है ना। जैसे एक पार्टिकल टकरा रही, जरूरी थोड़ी कि हर पार्टिकल vx1 स्पीड से ही टकराए, हो सकता है कोई ज्यादा से टकरा रही हो, कोई कम से टकरा रही हो, सब चीजें पॉसिबल है। तो मान लिया कि एक vx1 से टकराई, दूसरी vx2 से टकराई, तो टकराएगी तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, m vx1 स्क्वायर अपॉन l। अगर vx2 स्पीड से जो पार्टिकल टकराएगी मोमेंटम चेंज हो जाएगा m vx2 स्क्वायर अपॉन l, है ना। तो vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर, इस तरीके से नेट लिख सकते हैं अपन समेशन vx स्क्वायर। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा x के लॉन्ग वैसे ही y के लॉन्ग वैसे ही z के लॉन्ग। तो लिख सकते हैं अपन समेशन vx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन vy स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन
vz²। और पार्टिकल की स्पीड को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन, ध्यान देना, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं vx i कैप, vy j कैप, vz की कैप। पार्टिकल तो 3 डायमेंशन में मोशन कर रही है, ऐसा थोड़ी कि पार्टिकल्स, ये वाली जो पार्टिकल आ रही है x की तरफ ही जा रही है, उसकी x कंपोनेंट से कोलिजन हो रहा है, लेकिन पार्टिकल तो रैंडमली हर तरफ जा रही है। तो अगर पार्टिकल स्पेस में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब पार्टिकल में क्या कहते हैं, x y z तीनों कंपोनेंट्स होंगे, है ना। तो इस वॉल से टकराई वो x कंपोनेंट की वजह से। तो पार्टिकल में ये मान ले कि पार्टिकल की वेलोसिटी स्पेस में है vx i vy z vz के, तो v² मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो स्क्वायर रूट अगर हटा दूं मैं यहां से, तो ये आ जाएगा v², या भी चलो ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने इसका, तो आ गया अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy² प्लस vz²। देखो लोग इस वाले पॉइंट को समझने में आती है दिक्कत, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पार्टिकल रैंडमली हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। x के लॉन्ग 400 अगर दिख रही है तो हमेशा x के लॉन्ग 400 दिखेगी, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ x के लॉन्ग ही जा रही पार्टिकल, स्पेस में रैंडमली कहीं पे ट्रैवल कर रही पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी में तीनों कंपोनेंट्स होंगे x y z, इसलिए लिखा मैंने ये पार्टिकल की वेलोसिटी। तो स्पीड को ऐसे स्क्वायरिंग कर दें तो आ गया v² इज इक्वल टू vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये आ गया v² इज इक्वल, ध्यान से देखना जरा, x के लॉन्ग जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही y के लॉन्ग, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन z के लॉन्ग। तो vx² को लिख सकते हैं अपन, vx² को vy को भी vx लिख सकते हैं, vz को vx लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा ये 3 समेशन vx²। अगर समेशन v² लिखना चाहूं मैं तो ये आ गया समेशन vx² इज इक्वल टू समेशन v² अपॉन 3। समेशन इसलिए डाल दिया कि एक पार्टिकल थोड़ी, बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, तो समेशन डा साइन यहां पे डाल दिया मैंने, ये समेशन नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लेना, जगह नहीं था तो इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। अब ध्यान दें, समेशन vx² को क्या लिख सकते हैं अपन, समेशन v² अपॉन 3। अब आप सब्स्टिट्यूट करिए वहां पे, मुझे यहां पे मिटाना पड़ेगा भैया, आई होप कि आपने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया हो। ध्यान देना, तो यहां से फोर्स आ गई कंटेनर के वॉल पे m/l, और ये देखो आप, ये फर्स्ट यहां से लिख रहा हूं मैं m/l, और समेशन vx² को लिख सकते हैं अपन समेशन v² अपॉन 3। ये एज पे, ये आ गई वॉल पे लगने वाली फोर्स सारे पार्टिकल्स की वजह से। अब प्रेशर निकाल सकते हैं अपन, निकाल लो। प्रेशर ऑन द वॉल, प्रेशर क्या लेते हैं अपन, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब ध्यान देना, फोर्स किधर है, सॉरी, फोर्स इस वाले वॉल पे लग रही है, तो ये वाली वॉल एज क्यूब है ना, तो इस वाले वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, l², मतलब ये हो गया फोर्स m/l समेशन v² अपॉन 3, ये फोर्स, और एरिया हो गया वॉल का l²। अब यहां से कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा, आइए देखते हैं। l² को नीचे करो, l को नीचे करो, यहां से l³ आ जाएगा, दिखने लगेगा कुछ आपको वहां पे, आइए। तो यहां से प्रेशर की वैल्यू आ गई, प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन l³, m अपॉन l नीचे आते l³ समेशन v², समेशन v²।
एल क्यू क्या आ गया, ये तो कंटेनर की वॉल्यूम आ गई। चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा मान लो कि n पार्टिकल्स हैं टोटल कंटेनर के अंदर। सपोज देयर आर n पार्टिकल्स, सपोज देयर आर n पार्टिकल्स इन कंटेनर। कंटेनर के अंदर टोटल n पार्टिकल मान लेते हैं अपन। तो प्रेशर इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में, ये जो प्रेशर लेकर आई करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सही है ये, लेकिन मैं इसको रीअरेंज थोड़ा सा कर रहा हूं ताकि एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आ जाए, ताकि आप उस पर याद रखें। तो n पार्टिकल मान लिया, तो मैं एक काम कर रहा हूं, m इंटू एन अपॉन एल क्यूब समेशन v स्क्वायर अपॉन n। तो n काटोगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर ये एन काट देंगे तो ये आ जाएगा जो भी लेकर आए थे। तो एल एम इंटू एन, एम एक पार्टिकल की मास है और एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एम यहां आ गया टोटल मास, एम मतलब क्या आ गया, टोटल मास ऑफ गैस। एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या गैस भी कह सकते हैं आप, क्योंकि गैस की इंडिविजुअल वॉल्यूम तो अपन नेग्लेक्ट करते हैं। और ध्यान देना समेशन v स्क्वायर अपॉन n, इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर, रूट मीन नहीं, रूट नहीं डला अभी उस पर, उसे बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर, ये मीन स्क्वायर क्या होता है भाई, जैसे मान लो, अब मैं थोड़ा सा 2 सेकंड हट के बात करता हूं टॉपिक के लिए। मान लो कि 2 नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, मान लो कोई बोले स्क्वायर करो तो आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर कोई बोले मीन निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 3, ये हो गया आपका एमएस, मतलब मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर मतलब, स्क्वायर मतलब क्या हो गया, पहले स्क्वायर कर दें उसका मीन मतलब एवरेज निकाल लें, तो वो आ गई वैल्यू मीन स्क्वायर की। तो समेशन v1 स्क्वायर प्लस v2, मान लो 2 पार्टिकल रहते तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, 3 पार्टिकल रहते, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बाई 3, n पार्टिकल्स हैं तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर n तक जाएंगे, तो लिख दिया समेशन v स्क्वायर अपॉन n। इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब स्पीड का स्क्वायर उसके बाद उसका मीन। क्लियर है पॉइंट ये। अब ये चीजें यहां सब्स्टिट्यूट करिए, आइए, मतलब यहां से आ गई वैल्यू। तो जब तक मैं मिटा रहा हूं आप चाहें तो इसे नोट कर लें, काफी लंबा डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फील देगा आपको। आइए ध्यान दें, मतलब यहां से प्रेशर को चाहे तो लिख सकते हैं अपन m इंटू एन आ गया टोटल मास, ये एल क्यूब आ गई वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन, देखो वहां पे कुछ छूट गया, वहां पे 3 भी था ना, v स्क्वायर अपॉन 3 था, 3 यहां भी लिखा है मैंने, यहां पे 3 नहीं लिखा, ये 1/3 कर देता हूं, यहां पे 1 2 जगह 1 छोटा था, m अपॉन ये आ गया समेशन v स्क्वायर अपॉन n को क्या लिख दिया, v ms, मीन स्पीड। और यहां से ये आ गई टोटल मास बाय वॉल्यूम, समेशन v स्क्वायर अपॉन n आ गया v, या यूं कहूं कि v RMS का स्क्वायर इंटू 1/3। रूट का स्क्वायर करेंगे तो मीन ही आ जाएगा। लिखने का तरीका ही ऐसा लिखते हैं वो पेपर्स के अंदर, बुक किताबों में, तो मैंने भी वैसे ही लिख दिया। तो जैसे v RMS बोलता तो ये रूट हो जाता, रूट मीन स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर कर देंगे तो फिर मीन स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखते ही कुछ ऐसा है, v RMS का स्क्वायर, या फिर मुझे VMS लिख दूं मैं, दोनों सही बात है, मैंने पहले VMS लिखा था वो भी करेक्ट था। अब जरा ध्यान से देखिए, मास बाय वॉल्यूम, ये तो आ गई डेंसिटी, 1/3 इधर लिख दे रहा हूं पहले, 1/3 मास, टोटल मास ऑफ गैस बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या वॉल्यूम ऑफ गैस की वॉल्यूम तो वही हुई जो कंटेनर की वॉल्यूम हुई, तो मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ गैस इनटू v RMS का स्क्वायर। कंटेनर के वॉल्स पे इतनी फोर्स एक्सर्ट होगी
ये आ गया प्रेशर का डेरिवेशन यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एजम्पशन इंपॉर्टेंट था, एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप यहां से एक नई गैस की स्पीड देख पा रहे होगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना। यहां से वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आर एम एस इज इक्वल टू आ गया 3p बाई रो अंडर रूट। ये आ गई गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड को पी बाई रो को आरटी बाई एम भी लिखते हैं, लिखा भाई इस पर डिस्कशन करूंगा मैं थोड़ी देर में। तो अभी जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें। आई होप कि सारी चीजें मेरे साथ साथ आप नोट कर रहे हैं। एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और भी चीजें डिराइव होती हैं इसके साथ साथ, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। तो जल्दी स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। तो अभी हमने काइनेटिक थ्योरी के गैसेस के असम्पशन सारे कर लिए, प्रेशर का डेरिवेशन कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं गैसेस के काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप की। तो चलिए आइए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। काइनेटिक, मान लो कि एक पार्टिकल v1 स्पीड से चल रहा है, एक v2 स्पीड से, v3 स्पीड से, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन किसी स्पीड से जा सकती है पार्टिकल्स, है ना। तो मान लेते हैं कि हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है, टोटल निकालनी है अगर, तो हर पार्टिकल की ऐड कर दो, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, एंड जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल गैस सैंपल के अंदर आइडेंटिकल होता है, इसलिए हर पार्टिकल का मास वही लिया मैंने, mm। तो k इज इक्वल टू आ गया 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने माने हमने, n पार्टिकल है ना। अभी डिराइव किया, अभी दिखाया आपको, n पार्टिकल है टोटल। तो मैं यहां से चाहूं तो लिख दूं k इज इक्वल टू 1/2 m इंटू n और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर समथिंग बाई n। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही तो रिजल्ट है, n कट जाएगा यहां से। तो m इंटू n क्या आ गया, अभी बताया था आपको, टोटल मास ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m, और ये क्या है, v मीन स्क्वायर स्पीड बोलो या v rms का स्क्वायर बोल दो, हाफ m v rms का स्क्वायर। मतलब यहां से आपको चीज नजर आ रही कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरएमएस स्पीड के स्क्वायर के। इसे मान लेते हैं अपन फर्स्ट। क्लियर है पॉइंट ये। अब इसे अभी नोट ध्यान में रखेंगे, अपन कहानी को इसके आगे करते हैं। अभी अभी हमने डिराइव करा कि प्रेशर इज इक्वल टू है 1/3 रो वी आरएमएस का स्क्वायर, है ना। ये भी डिराइव किया हमने, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास मत समझना भैया, मास बोला है मैंने, नेट मास जो है, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर। मतलब यहां से चाहे तो लिख सकते हैं अपन पीवी इज इक्वल टू 1/3 m वी आरएमएस का स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये। अब इसके आगे की बात देखते हैं आप। चलिए इसे मान लेते हैं अपन सेकंड। अब ट्रिपल पॉइंट पे देखिए जरा, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कितना टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में बोल रहा हूं अगर, मतलब टेम्परेचर कितना 273.16 केल्विन, ट्रिपल पॉइंट मतलब 273.15 या 16 केल्विन। तो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 m, इसी पे बैठा रहा हूं सारा, आरएमएस स्पीड एट ट्रिपल पॉइंट का स्क्वायर, इसे थर्ड मान लो। वीटीआर क्या है, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस
at triple point of water. तो ट्रिपल पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273.15 केल्विन वॉल्यूम है उससे, वो उस पे VTR है RMS स्पीड। तो भाई ये तो कांस्टेंट है फिर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन गैस सैंपल में जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो होगी कांस्टेंट। तो यहां से अगर मैं डिवाइड कर दूं, सेकंड डिवाइड थर्ड कर दूं, अगर सेकंड डिवाइड थर्ड तो क्या आ जाएगा, वी वॉल्यूम तो कट दिया, तो प्रेशर बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू, तो डिवाइड कर दिया दोनों को, तो आ गया P अपॉन PTR, वॉल्यूम कट गया, 1/3m कैंसिल, तो ये आ गया VRMS का स्क्वायर अपॉन VTR, मतलब RMS स्पीड है ट्रिपल पॉइंट। क्या नंबर है, फोर्थ मान लो इसे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल डिफाइन किया था ना हमने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल से बात कर सकते हैं अपन, फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल P upon PTR is equal to T upon 273.15 Kelvin। लिख सकते हैं अपन ऐसा। अब जरा ध्यान देना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उस पे बेस था वो ये। अब ये दोनों को कंपेयर कर दें, फ्रॉम 4 and 5, ये भी P अपॉन PTR की वैल्यू है और ये भी P अपॉन PTR की वैल्यू है, तो कंपेयर कर दोगे आप, ये आ जाएगा VRMS का स्क्वायर अपॉन VTR का स्क्वायर इज इक्वल टू T अपॉन 273.15 केल्विन। मतलब यहां से आ गई वैल्यू, लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, VRMS का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसे 6 मान लो। क्यों लिखा है ऐसा हमने, देखो ये कांस्टेंट है, ट्रिपल पॉइंट पे किसी भी गैस की आरएमएस स्पीड कांस्टेंट होगी, तो ये कांस्टेंट है, VRMS स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जरा गौर करें, पहला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है VRMS स्क्वायर के, और VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो फर्स्ट और सिक्स्थ को अगर रिलेट कर दोगे आप, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सिक्स्थ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पहली रिलेशनशिप हमारे सामने हाजिर है कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये है रिलेशनशिप। कैसे देखो, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही सारी चीजें डिस्कस करते हैं, अपन वहां तक पहुंच गए। अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है गैसेस तो हर मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो मैं कहीं चाहूं तो लिख दूं इसे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑफ ईच मॉलिक्यूल लिखना चाहिए मुझे, ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज सेम या रिमेन्स कांस्टेंट, इज कांस्टेंट लिख देता हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि गैस का टेम्परेचर ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो हर मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम वही होगी। मान लो एक मॉलिक्यूल है जो m1 मास का है, v1 स्पीड से जा रहा है, दूसरा m2 मास का है, v2 स्पीड से जा रहा है, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है और हमारे पास कंटेनर के वॉल पे कितना प्रेशर लगेगा उसका रिजल्ट आ गया, आरएमएस स्पीड का एक फॉर्मूला आ गया, और यहां से एक चीज ये भी मालूम चल गई कि काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं, आप चाहे तो भी लिख लें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट? ही जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और समझते हुए सारा डेरिवेशन का पार्ट यहां से लेके यहां तक जल्दी से नोट कर लें।
तो अभी तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कौन कौन से रिजल्ट डिराइव कर लिए हमने? पहला डिराइव किया हमने प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। सेकंड में इसी से आगे वी आर एम एस की का एक फॉर्मूला आया √3p/रो। फिर लेकर आ गए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। अब हम सिलसिला कहानी आगे बढ़ाते हैं, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। तो पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही बॉयल अपन डिराइव कर सकते हैं। आइए देखिए, हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और पढ़ ली हमने कि वी आर एम एस स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये भी आपको दिखाया मैंने कैसे, है ना। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास। अभी कहानी और आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, मतलब कि डेंसिटी को लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर। यह आ गया पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। एम क्या है? टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर मास मत समझ लेना भैया। वी आर एम एस का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो आरएमएस स्पीड कम होगी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो वी आरएमएस स्पीड भी कांस्टेंट होगी, है ना। तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब आरएमएस स्पीड भी हो गई कांस्टेंट। और ध्यान दें पीवी इज इक्वल टू है 1/3 mvrm। m तो मास ऑफ गैस है, तो कंटेनर में जितनी गैस लोगे उसका मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मास कांस्टेंट 1/3 कांस्टेंट और वी आरएमएस स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। तो हेंस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वी आरएमएस स्क्वायर मास कांस्टेंट 1/3 कांस्टेंट। तो ये पूरा का जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट हो गया। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट वही लिखा मैंने। तो अगर पीवी का भी प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो लिख सकता हूं ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब ऐसा हो रहा है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ध्यान देना, अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस का जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इट्स वॉल्यूम। इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखो हमने बॉयल्स लॉ डिराइव कर लिया हमने। स्टेटमेंट क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas is inversely proportional to its volume. Pressure of a gas is inversely proportional to its volume. To its volume. तो ये स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। अच्छा, ये प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का प्लॉट कैसा होगा? हालांकि थर्मोडायनेमिक ग्राफ पे मैं अलग लेक्चर आपको बताऊंगा, लूंगा उस पे एक अलग वीडियो पोस्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक ग्राफ थ्योरी पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अभी थोड़ा टेंटेटिव बात करें अगर, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, XY इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ग्राफ किसका होता था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऐसा, ये देखो P इज इक्वल टू लिख सकते हैं कांस्टेंट बाय V, या लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय P। ग्राफ का नेचर निकाल सकते हैं यहां से। मैथमेटिकली बात करूं मैं अगर, तो अगर वॉल्यूम जीरो होगा तो एनीथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट, मतलब वॉल्यूम जीरो तो प्रेशर इनफाइनाइट। देखो वॉल्यूम अगर जीरो के पास पहुंच रहे हैं तो प्रेशर इनफाइनाइट,
और अगर प्रेशर जीरो करोगे तो वॉल्यूम इनफाइनाइट। तो प्रेशर अगर जीरो कर रहे हैं आप तो देखो वॉल्यूम इन्फिनिटी की तरफ भाग गई। तो ये ग्राफ का शेप कैसा है, ये इसे क्या कहते हैं अपन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं चार्ल्स लॉ पे। तो हमने अब बॉयल्स लॉ भी डिराइव कर लिया। बॉयल्स लॉ क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब डिस्कशन शुरू करते हैं चार्ल्स लॉ पे। अब बॉयल्स लॉ डिस्कस करते हैं अपन। तो ये चौथी चीज से लेकर अभी लेके आ गए अपन कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसे क्या बोला हमने, बॉयल्स लॉ। देखो कितनी सारी चीजें डिराइव होकर आ रही हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। अब चार्ल्स लॉ के दो फॉर्मेट है, एक प्रेशर के लिए एक वॉल्यूम के लिए। तो मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं। अभी अभी मैंने मिटा दिया, आपकी कॉपी में जरूर होगा। अभी अभी देखा हमने कि पीवी इज इक्वल टू है 1/3 mvrms का स्क्वायर, है ना। m इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर मास ना जी, नहीं, m क्या है, टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, ये अभी लिखा था ना हमने, वही है। अब आओ, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये दो टर्म्स भी कांस्टेंट है। मतलब कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Vrms स्क्वायर के, लिख सकते हैं अपन। और हमें ये मालूम है कि Vrms जो है स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है Vrms स्क्वायर के और Vrms स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा कब हो रहा है, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। देखना ध्यान से, इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं अपन चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो। यह है चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। और इसी में अब दूसरा पार्ट है चार्ल्स लॉ का। स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो आपके लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन बोल तो दिया मैंने, वही चीज वही लिख रहा हूं। चलो आप फॉर्मेलिटी पूरी करता हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to its absolute temperature, its absolute temperature। ये है चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। तो ये हमने यहां पे प्रेशर कांस्टेंट करा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप आ गई। देखो ये पांचवी चीज आई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, प्रेशर रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप, Vrms स्क्वायर का रिलेशनशिप, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। अब इसके बाद चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, यहीं से देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, PV इज इक्वल टू है हमारे पास 1/3 mvrms का स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम को मान ले कांस्टेंट, कंटेनर में इंक्लोज कर दे गैस को तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट 1/3 m कांस्टेंट, तो जाहिर है यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vrms का स्क्वायर। इसे मान लीजिए फर्स्ट, और Vrms का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इसे मान लीजिए सेकंड। मतलब लिख सकते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन ऐसा कब है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये है आपका चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ के दो फॉर्मेट है,
एक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे। ग्राफ अगर बनाना चाहें, पहला फर्स्ट चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से एग्जैक्टली पास नहीं करेगी, ट्रेस इसका जो है मतलब आगे बढ़ाओगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा। यहां टेम्परेचर काहे में है, केल्विन में, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, और दूसरा प्रेशर टेम्परेचर, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसका ट्रेस ओरिजिन से पास करेगा, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहां पर भी केल्विन में है। ध्यान रहे ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करता हुआ तब नजर आएगा जब टेम्परेचर केल्विन में होगा, सेल्सियस में होगा तो फिर कहीं पीछे आया कट करेगा, क्योंकि सेल्सियस में क्या होता है कि -273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन है ना, तो इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट होगा ग्राफ। तो ये मेरा कहने का मोटिव बस ये था कि ओरिजिन से गुजरने वाला जो ग्राफ है चार्ल्स लॉ में वो तभी पॉसिबल है जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर काहे में रिप्रेजेंट करें, केल्विन में। केल्विन के अलावा अगर और कोई टेम्परेचर स्केल होगी इस एक्सिस पे तो ग्राफ ओरिजिन से पास करती हुई दिखाई नहीं देगी। क्लियर है पॉइंट ये? तो हमारे पास चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ ये दोनों चीजें आ गई। अब एवोगैड्रो लॉ और भी है, कहानी भी पूरी खत्म नहीं हुई। जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और ये चीजें नोट कर लें। तो यहां तक डेरिवेशंस कर ली हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, इतनी चीजें निकाली हमने। अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे। स्टेटमेंट देखो क्या है उनका कि सेम प्रेशर टेम्परेचर पे अगर दो गैस के सैंपल्स हैं जिनमें सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर है, तो अगर इक्वल वॉल्यूम लोगे इनका तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। दो गैसेस हैं इसके अंदर, यहां भी सेम प्रेशर टेम्परेचर, यहां भी वही प्रेशर टेम्परेचर। तो अगर इसकी अगर मान लो इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लोगे और इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लोगे तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। ये है एवोगैड्रोस लॉ। आइए बात करते हैं, उठाते हैं पहले वाले से। प्रेशर क्या है, 1/3 रो Vrms²। ध्यान देना, प्रेशर क्या लिख सकते हैं अपन, मास सॉरी डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो टोटल मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, Vrms²। यहां से आ गया V इज इक्वल टू 1/3। एक पार्टिकल का मास m हो और n पार्टिकल्स हो तो कैपिटल M को लिख सकते हैं ना अपन स्मॉल m इंटू n। क्या लिखा मैंने यहां पे, सुन लो, अगर लिखना चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, अगर समझ में आता तो जरूरत नहीं है। कैपिटल M मतलब टोटल मास, तो एक मॉलिक्यूल की मास अगर स्मॉल m है और टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि टोटल मास हो जाएगा m इंटू n। क्लियर है पॉइंट ये? तो वही लिखा मैंने यहां पे। अब मान लो दो गैस सैंपल्स लेंगे, गैस 1 और गैस 2, ठीक है, दो सैंपल्स लेते हैं अपन। प्रेशर दोनों जगह वही P, टेम्परेचर दोनों जगह वही V, वॉल्यूम दोनों जगह V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे N1 और यहां पे मान लेता हूं मैं N2। एक मॉलिक्यूल का मास यहां पे मान लेता हूं मैं M1 और इसमें मान लेता हूं एक मॉलिक्यूल का मास M2। अब इतना सारा लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको भी थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, इतना लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। देखो प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा हमने, ये तो कंडीशन है, तो अगर वॉल्यूम सेम रखूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आनी चाहिए। ये तो एवोगैड्रोस लॉ है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सेम प्रेशर टेम्परेचर पे इक्वल वॉल्यूम लिया, लेकिन मॉलिक्यूल फिलहाल डिफरेंट रखा है मैंने, N1 और N2। तो वही मुझे दिखाना है कि N1 N2 के बराबर होता है कि नहीं होता। आओ भाई, तो यहां से लिख सकते हैं अपन PV इज इक्वल टू 1/3। ध्यान से देखना, M पहली गैस के लिए लिखूं मैं तो M1N1, ठीक है, Vrms का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा अपन। इसे मान लो फर्स्ट, सेकेंड, ये पहले गैस के लिए फॉर गैस 1, गैस 2 के लिए PV इज इक्वल टू 1/3
1/3 m2 n2। देखो मास m2 पार्टिकल का, गैसेस पार्टिकल, और n2 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। v RMS, अच्छा v RMS 1 ले लेता हूं, इसे v RMS 2 लिख देता हूं स्क्वायर। ये सेकेंड गैसेस पार्टिकल के लिए, सेकेंड गैस के लिए ध्यान दीजिए। ये जो प्रेशर रिलेशन है ना हमारे पास, वो लिखा मैंने गैस 1 के लिए, तो पीवी प्रेशर वॉल्यूम तो वही है, टेम्परेचर भी वही है। m एक मॉलिक्यूल की मास m1, टोटल मॉलिक्यूल्स पहले में n1 माना था, n1 ले लिया, दूसरे में n2 ले लिया, पहले की RMS स्पीड VRMS1, दूसरे की VRMS2। क्लियर है ये? तो ये भी पीवी की वैल्यू, ये भी पीवी की वैल्यू लिख सकते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये आ गया 1/3 m1 n1 VRMS1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 VRMS, नहीं दिख रहा, जूम कर लेना, 2 का स्क्वायर। तो 1/3 कैंसिल, क्या आ गया ये m1 n1 VRMS1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 VRMS2 का स्क्वायर। इसे थर्ड मान लो। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं अपन, ये काइनेटिक एनर्जी के डिस्कस किया था हमने थोड़ी देर पहले। एट थर्मल इक्विलिब्रियम पे सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वही होगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी वही होनी चाहिए। तो लिख सकता हूं मैं हाफ m1, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी VRMS1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 VRMS2 का स्क्वायर। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है सैंपल 1 में, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है सैंपल 2 में। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम है, तो ये काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो ये 1/2 कैंसिल, ये आ गया m1 VRMS1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 VRMS2 का स्क्वायर, इसे मान लीजिए 4। थर्ड डिवाइड 4 अगर कर दें, थर्ड डिवाइड 4, देखो मैंने प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा और वॉल्यूम सेम रखी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आनी चाहिए। लेकिन मैंने शुरुआत में मॉलिक्यूल्स यहां मान लिया n1, यहां मान लिया n2। अगर एवोगाड्रो का स्टेटमेंट करेक्ट है, तो n1 बराबर n2 आना चाहिए, जो कि आ गया। यहां पर डिवाइड करिए, m1 VRMS1 का स्क्वायर, m1 ये कट गया, तो आ गया n1 इज इक्वल टू n2। प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा अगर, तो वॉल्यूम सेम होगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये रिजल्ट यहां से है। ये वाले पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों को ध्यान रखना। एवरेज का कौन सी काइनेटिक एनर्जी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल, और कोई काइनेटिक एनर्जी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, जिससे आने पे करेंगे वो भी। फिलहाल एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी रहेगी। दूसरे सैंपल में उस मॉलिक्यूल की, दूसरे मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी किसी भी सैंपल में उठाओगे, तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब सेम टेम्परेचर है सैंपल्स की, तो हर मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगी आपको। तो सैंपल 1 में एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये रही, सैंपल 2 में दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये रही, क्योंकि टेम्परेचर दोनों सैंपल का सेम है, इसलिए दोनों काइनेटिक एनर्जीज होनी चाहिए बराबर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, ये देख लीजिए यहां से। तो ये आ गई, मतलब के दो गैस के सैंपल्स हो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इक्वल वॉल्यूम लोगे दोनों में, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जो कि रिजल्ट यहां से हाजिर है। तो हमारे पास एवोगाड्रो लॉ भी आ गया। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, हम आइडियल गैस इक्वेशन की चर्चा करते हैं। आइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गया अपन डिस्कशन के। अब चर्चा करेंगे अपन आइडियल गैस इक्वेशन की। तो चलिए काम शुरू करते हैं। P इज इक्वल टू, या PV इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर। ये देखा आपने, इसमें कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ गैस। बार बार कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास मत समझना। तो PV इज इक्वल टू 1/3
मान लो एक पार्टिकल की मास है स्मॉल m और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n इंटू VRMS का स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? ये यहां से ये चाहे तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकता हूं मैं, PV इज इक्वल टू n कैपिटल N तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है वो, और ये लिख दिया मैंने n/3 या 1/3 रख दो, क्या फर्क पड़ता है, 1/3 को अंदर ही रख दो, तो आ गया 1/3 MVRMS का स्क्वायर। ये तो है हमारे पास पहले से, है ना। आप ध्यान देना, हमने डिस्कशन में स्टार्टिंग में देखा था कि VRMS का स्क्वायर एट V ट्रिपल पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू T/273.15 केल्विन, ये था। तो VRMS का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, T/273.15 इंटू VTR का स्क्वायर, वही ट्रिपल पॉइंट का स्क्वायर, ट्रिपल पॉइंट पे जो RMS स्पीड है उसका स्क्वायर। ये उठाए यहां से यहां रख दें, मतलब ये वैल्यू आ गई PV इज इक्वल टू कैपिटल N 1/3 M और VRMS स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अपन T/273.15 इंटू VTR का स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, कोई कमाल की चीज नहीं है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसलिए आराम से इत्मीनान से एक स्टेप देखें। ये VRMS स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दी मैंने वहां पे। कैपिटल T तो टेम्परेचर से बाहर निकाल दो, तो PV इज इक्वल टू अंदर में आ गया कैपिटल N 1/3 M VTR का स्क्वायर अपॉन 273.15 इंटू T। ध्यान से देखना जरा, M VTR का स्क्वायर कैपिटल T बाहर, ये है वैल्यू। अब आप देखें कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सारी गैस की काइनेटिक एनर्जी वही रहेंगी, तो ट्रिपल पॉइंट तो कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, हाफ M VTR स्क्वायर, ये ट्रिपल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ना, ट्रिपल पॉइंट बोल दिया मतलब कौन सा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट पे जितनी भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, इसलिए हाफ mvt स्क्वायर कांस्टेंट है। इसका मतलब कि mvtr स्क्वायर ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ये भी कांस्टेंट ही हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 1/3 MVTR स्क्वायर अपॉन 273.15 ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। क्लियर है पॉइंट ये? और इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन K से, इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है जो मुझे याद आ रही है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हालांकि कांस्टेंट की वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ये बहुत स्टैंडर्ड पॉपुलर कैटेगरी का है, तो याद रख सकें तो बहुत बढ़िया। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, मतलब यहां से वैल्यू आ गई PV इज इक्वल टू NKT। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये N जो है, ये जो N है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं ना यहां से। मतलब यहां से एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। आई होप ये चीजें केमिस्ट्री में बहुत शुरू में पढ़ने को मिलती है मोल कॉन्सेप्ट में।
Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, Na जो है ये है एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है वो भैया? 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहां से कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन इंटू एन ए लिख सकते हैं ना अपन यहां से, वो रख दो। तो यहां से आगे वैल्यू पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन की जगह लिख दिया स्मॉल एन इंटू एन ए इंटू के टी। आप ध्यान से देखना जरा, ये एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे फिर से एक कांस्टेंट मिलेगा। तो एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब पीवी इज इक्वल टू आ गया यहां से NRT। केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ने को मिला होगा, फिजिक्स के जरिए भी आपके सामने ये रिलेशनशिप हाजिर है। आइडियल गैस इक्वेशन को भी यहां से हमने डिराइव कर लिया। हर जगह बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, जैसे ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, तो टेम्परेचर अगर वही है तो सारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वही। बाबा में शब्द ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा हूं मैं कि आने वाले क्लासेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह चीजें भी पढ़ाऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी मैंने नाम ले लिया तो आप उसे चिंता ना करें। ट्रांसलेशनल एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग मोशन वो कह रहा हूं मैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, रोटेशनल पढ़ा है हमने। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जितने भी गैसेस हैं उन सारे गैसेस की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। तो इसलिए आपको बोला मैंने कि ये वाला टर्म जो है कांस्टेंट है। क्लियर है पॉइंट? ये आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये भी हमने डिराइव कर लिया। अब एक छोटी सी बात है कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कब करते हैं, कब करेंगे? देखो काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन में हमने माना है कि गैसेस की जो वॉल्यूम है वो कंटेनर की वॉल्यूम की तुलना में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। लेकिन मान लो कमरे में ठूस के गैस भर दे, खूब सारे गैस भर दें अगर, तब तो कंसिडरेबल वॉल्यूम हो जाएगी। फिर काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन इनवैलिड हो जाएंगे, सारे रिजल्ट्स आपके इनवैलिड हो जाएंगे। आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं रहती, गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम को अपन नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इन केस अगर मान लो कि अगर रियल गैसेस जो हैं उनका बिहेवियर आइडियल की जैसा कैसा होगा, तो कुछ कंडीशंस हैं उसके, जरा मैं आप थोड़ा सा बताता हूं। लग यहां तो वो भी देख लो। पीवी इज इक्वल टू, ध्यान देना, पीवी इज इक्वल टू एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, RT लिख सकते हैं यहां से। तो N बाई वी, N और V इधर कर, बाकी सारे टर्म्स इस तरफ, तो इज इक्वल टू आ गया PNA अपॉन RT। ध्यान दीजिए, ये N बाई वी को बोलते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। ध्यान दो, R और Na तो खैर जो है वो तो कांस्टेंट्स हैं, R भी कांस्टेंट, Na भी कांस्टेंट, तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे अपन, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, रियल गैसेस आइडियल की तरह तब बिहेव करेंगी जब वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स हों। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बहुत कंसिडरेबल हो जाएगा, उनके बीच में फोर्सेस लगेंगी और गैसेस पार्टिकल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। तो दो एजम्पशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सारा जो फाउंडेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, कि दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लगती और एक गैसेस पार्टिकल की जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के एस्पेक्ट में बहुत कम नेग्लिजिबल कर सकते हैं अपन। गैसेस की वॉल्यूम जो है पार्टिकल्स की, वो खुद की वॉल्यूम नहीं लेती, गैस कंटेनर की वॉल्यूम लेती है। तो ये तो तब पॉसिबल हो पाएगा जब कंटेनर के अंदर गैसें बहुत ज्यादा ना हो। कम होंगी गैसेस अगर, तो उनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना आसान होगा, जो रिजल्ट्स लाएंगे वो क्लोज टू रियल कंडीशन होंगी। तो देखो n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v है वॉल्यूम, इसे कहते हैं नंबर डेंसिटी। ये जितना कम होगा, इसके कम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है वॉल्यूम में, है ना। तो ये कम कब हो सकता है? लो प्रेशर पे P लो हो जाए या हाई टेम्परेचर पे T हाई हो जाए। इसलिए कहते हैं कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है लो प्रेशर पे
और हाई टेम्परेचर पे। ये अब मैं कहां लिखूं यहाँ पे, आप इसे नोट में जरूर लिख लीजिए, लेक्चर एंड कर रहा हूं मैं, तो ये आप जरूर सुन लें और नोट कर लें। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगी अगर कंटेनर के अंदर, फिर से सुनो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होगी कंटेनर में, तो गैस की जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कम होगी। नेग्लेक्ट करना आसान हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में सफिशिएंट सेपरेशन होगा, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन। इसलिए नंबर डेंसिटी कम होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंटेनर में कम होना चाहिए, तो आपकी गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करेंगी। और n बाई वी कम कब हो सकता है, या तो प्रेशर कम हो या टेम्परेचर ज्यादा हो। इसलिए रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस एट लो प्रेशर, प्रेशर कम करो या टेम्परेचर बढ़ा दो। तो ये लंबा सेशन था, काफी लंबा सेशन था अपना ये। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एजम्पशन पढ़ा हमने, और उससे रिलेटेड सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस कर ली हमने। तो बहुत इंटेंसिव, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत सारी चीजें सीखने वाली थी। रटने के नाम पे तो बहुत सी चीजें रट सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस अगर हमें आती होगी तो हम नए क्वेश्चन के साथ भी डील कर सकेंगे। तो आई होप जो चीजें हमने डिस्कस करी आपको समझ में आई होंगी। किसी किस्म की परेशानी हो रही हो तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर से बताएं। मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।